अच्छा, डिफाइन पावर, व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर पावर? Rate of work done. Yes, it is the rate of change of work. Very good. So rate at which work is being done, rate of yes, so you have to write rate last. ठीक है, it is the rate at which work is being done. ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो rate of change of work, that's also correct. Rate at which work is being done. ठीक है, और रेट का मतलब ही ओवर टाइम होता है, तो वो समझ जाएंगे कि वर्क डन अपॉन टाइम ही बोल रहे हैं हमें. ओके, देन use the definition of power to show that the SI base units of power are this much. तो पावर का हमारे पास डेफिनेशनल फॉर्मूला क्या है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. राइट नाउ, वर्क क्या होता है? वर्क यू कैन work out through force into distance. So force into distance over time, and then force is kg meter per second square. कैसे पता मुझे? Mass into acceleration, right? So you can kg in meter per second square into distance. Distance is meter, time is seconds. So what do you get? You get kg meter square, and then second, ये ऊपर जाएगा, second minus 1 हो जाएगा, तो second minus 3 हो गया. So this is the SI base units for power. Now, the intensity of a sound wave moving through a gas is given by I equals to f square a square vk. ठीक है, where f is the frequency of the wave. अच्छा, the intensity of a sound wave moving through a gas is given by I equals to f square a square vk. F is the frequency, a is the amplitude, v is the speed of the wave, k is a constant that depends on the gas. Determine the SI base units of k. Okay, इंटेंसिटी के एसआई बेस्ड यूनिट्स कैसे निकालूं? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? पावर अपॉन एरिया. यस, वेरी गुड. डू वी हैव टू नोट डाउन ऑल दिस? नहीं मेरा बच्चा, ये पीडीएफ आ जाएगी, बट जो मैं जैसे कुछ सवाल तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं आप लोगों को दूंगा तो थोड़ा सा उस पे, क्योंकि दीज आर इजी. लेकिन जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको बोलूँ कैलकुलेटर सॉल्व करके बताओ, करो करो, आई गिव यू टाइम, तो देन उनको. ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोग अपने एंड पे करोगे. ठीक है, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. ठीक है, एंड फलाना ढिम का ये एफ स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये वी हो गया, ये के हो गया. ठीक है, पावर के आप लोगों ने निकाले केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. सो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब्ड. एरिया के क्या होते हैं? एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं? सेकंड माइनस 1. ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज सेकंड माइनस 1. ठीक है, जो हर्ट्ज होता है. ए क्या था? ए इज द एम्पलीट्यूड, तो वो आ गया हमारा मीटर. v is the velocity, तो आप उसको कर लोगे मीटर पर सेकेंड, एंड k आप k ही लिख लोगे. लेट्स डू. दानिया ने बोला सर ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है. देन kg पर सेकेंड क्यूब्ड विल इक्वल्स टू सेकेंड माइनस 2 मीटर स्क्वायर. देन v पे स्क्वायर वर्ड तो नहीं था, राइट, मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड एंड देन इनटू k, एंड देन k फाइनली क्या हो जाएगा? आप kg पर सेकेंड क्यूब को इससे डिवाइड कर दोगे. ठीक है, नाउ -2 -1 इज गोइंग टू बी -3, एंड मीटर स्क्वायर इनटू मीटर इज गोइंग टू बी मीटर क्यूब. ठीक है, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया, ये सेकेंड -3 हो गया. वंस अगेन यू कैन सी सेकेंड -3 कैंसिल हो गया, एंड द यूनिट्स वी आर गेटिंग इज केजी पर मीटर क्यूब. राइट, कैन एनीवन गेस ये क्वांटिटी के है क्या? लुकिंग एट दिस, what other thing do you know जिसके यूनिट्स केजी पर मीटर क्यूब आते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम. दिस इज बेसिकली डेंसिटी. ठीक है, तो के क्या है? के जो है वो असल में आपकी डेंसिटी है. यस, परफेक्ट. दिस वाज 5 मार्क आपको आसानी से मिल गए. ठीक है, आई डोंट थिंक दिस शुड बीन हार्ड फॉर एनीवन. ये है सवाल जो हो सकता है स्केरी लगा हो कुछ बच्चे को देखते के साथ ही, बिकॉज देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन ओवर हियर. बट एज ऑलवेज सीआई का कोई सवाल मुश्किल होता नहीं है वैसे P2 में. A rigid uniform beam of weight W is connected to a fixed support by a hinge as shown in figure 2.1. It is always that you note these words. Uniform का मतलब क्या था? Uniform का मतलब ये था कि जो weight है इस बार का, जो भी है, ये क्या है? बीम. whatever this beam is बीम का वेट एक्ट्स एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी एग्जैक्ट सेंटर में एक्ट कर रहा है. देखो उन्होंने इधर से 0.6 का डिस्टेंस, इधर से भी 0.6 का डिस्टेंस, जब भी वो वेट बीच में से एक्ट कर रहा है. ठीक है, अगर वो नहीं दिखाते आपको करके तो आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म वो लिख चुके हैं. ठीक है, रिजिड है यानी अपना शेप लूज नहीं करेगा, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास है. ठीक है, यू कैन सी कि इसमें हिंज वाला सवाल, एंड विद द हिंज
अक्सर उबेशतर मैंने आपको जैसे बताया है कि यहाँ पे आप पिवट रखा करते थे, ठीक है जी, एंड यू वुड सॉल्व फॉर मोमेंट्स बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट नो व्हाट द फोर्सेस आर गोइंग टू बी एट द हिंज। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सवाल भी कुछ ऐसा ही होगा, लेट्स सी। अच्छा, a compressed spring exerts a total force of 8.2 न्यूटन vertically upwards on the horizontal beam। तो ये दिखा देते हैं कि ये जो compressed spring है ये कितनी फोर्स लगा रहा है बीम पे, इट्स पुटिंग अप एन 8.2 upwards, ठीक है। A block of weight 0.30 Newton rests on the beam. The right hand side of the beam is connected to the ground by a string at an angle of 30 degree to the horizontal, ठीक है। The tension in the string is 4.8 newtons. The distances along the beam are shown in figure 2.1, ठीक है। The beam is in equilibrium. Equilibrium जब बोल देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि नेट फोर्स भी जीरो है एंड नेट मोमेंट भी जीरो है, ठीक है। So both of these things will be zero. Assume that the hinge is frictionless. Yes. Show that the vertical component of the tension in the string is 2.4 newtons. तो tension का vertical component in terms of sin या cos और tension वगैरह जो भी क्या क्या होगा? 4.8 sin 30. Does everyone agree? Yes. Obviously sin होना चाहिए क्योंकि आप इसको resolve करोगे तो वो opposite side पे आएगा. It will be at the opposite side. So just make sure कि आप वो कर लो। मैं दोनों component दिखा रहा हूँ, एक आ गया ये vertical वाला, एक आ गया ये horizontal वाला, ठीक है। So this shall be adjacent, so this is 4.8 cos 30 and this is the opposite one, so this is 4.8 sin 30 and all you have to show is कि भाई 4.8 sin 30, so 4.8 sin 30 and वो कैलकुलेटर में देख लो वो 2.4 ही आना चाहिए है, which the examiner asked us. By taking moments about the hinge determine the weight W of the beam। तो देखो by taking the moments, अगर आपको नहीं भी बोलते आपको बोलते ये W निकाल दो या जो भी है तो you would have used moments because hinge पे हमें अक्सर बेशतर फोर्स नहीं पता होती है, राइट। सो लेट्स जो है वो क्या करते हैं, लेट्स प्लेस आवर पिवट ओवर हियर एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फॉर मोमेंट्स। अब मोमेंट्स के लिए इक्विलिब्रियम में है यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू दी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो अब बारी बारी आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस वन इज एंटी, दिस वन इज क्लॉकवाइज, दिस वन इज ऑल्सो क्लॉकवाइज एंड ये वाला इसका एरो नहीं बनाया मैंने, टेंशन जो है वो भी कैसी है, वो भी क्लॉकवाइज है। सो देयर इज एक्चुअली ओनली वन एंटी क्लॉकवाइज दैट इज द 8.2 वाला एंड बाकी सारे के सारे आपके जो है वो क्लॉकवाइज है। लेट्स स्टार्ट पुटिंग दैट डाउन। सो द सम ऑफ द क्लॉकवाइज, या बल्कि चलो इधर करते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अच्छा क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं, एक ये W है, इसका डिस्टेंस है 0.6 फ्रॉम द पिवट। So let's say that we have a W and its distance is 0.6 from the pivot, plus then you have 0.3, इसका distance है 0.8 from the pivot, so plus 0.3 एंड इसका डिस्टेंस है 0.8 फ्रॉम द पिवट, ठीक है। मेक श्योर कर लीजिएगा, लुक एट द यूनिट्स, अगर ये मास लिखा हो तो इसको करना पड़ता कन्वर्ट इनटू वेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑलवेज लुक एट द क्वेश्चन एंड रिक्वायरमेंट्स। एंड देन लास्टली ये टेंशन है, ठीक है। टेंशन आपकी देख रहे होगे 4.8 cos 30 वाली जो टेंशन है आपकी वो पिवट में से गुजर गई है, तो आप उसका मोमेंट नहीं लोगे, आप सिर्फ इसका मोमेंट लोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी ये होल चीज क्या है 0.6 ये 1.2 मीटर की है पूरी की पूरी बीम है, तो we'll take that as 1.2. Let's put that in. So plus ये निकाल लिया हमने 2.4 था, right? The vertical component and that is 1.2 and that will equal to the anti-clockwise moment that is 8.2 into 0.5. So let's write that down. 8.2 into 0.5, right? Okay, जी 0.6 W and the next one is 2.4 into 1.2 that is 2.88 और वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 8.2 का हाफ इज 4.1, ठीक है। नाउ सिंपल 0.6 W will equals to 4.1 minus 0.24 minus 2.88 and then eventually 0.6 को भी इधर से हटा के वहां पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कैन एनीवन कैलकुलेट दिस आंसर, ये क्या आ रहा है हमारे पास 1.63 न्यूटन्स, ठीक है। इट्स कमिंग आउट टू बी दिस एंड क्वेश्चन सबसे ये है कि बाय लुकिंग एट द डेटा, ठीक है, जो डेटा आप लोगों ने इस्तेमाल करी, जो डेटा दी हुई है, हाउ मच शुड आई राउंड इट ऑफ टू, you should round it off to two significant figures,
8 देखो 0.6, 8.2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने 8.2 इस्तेमाल किया है, ये 0.30 है एंड सो फोर्थ, सो यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू ए 1.6 ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द हिंज। यानी ये बोल रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर, जो बीम पे एक्ट कर रहा है, जो बीम पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द पिवट, फ्रॉम द हिंज, वो क्या होगा? तो एनी गेसेस कि वो क्या होगा? कॉस कंपोनेंट ऑफ टेंशन जीरो, जीरो होगा कि कॉस कंपोनेंट होगा, या कुछ और होगा आंसर? व्हाट डज एवरीवन से? द क्वेश्चन इज मेरा बच्चा कि आपने वो तो निकाले ना आपने उससे पहले, अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो पिवट से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है, हो सकता है वो यूं एक्ट कर रही हो सकता है वो यूं एक्ट कर रही हो, वो कैसी है? व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट? यस मुताहर, एनीथिंग दैट पासेस थ्रू द पिवट इज गोइंग टू बी टेकन एज अ मोमेंट ऑफ जीरो। बट मेरा बच्चा, अब हम कंसिडर किस चीज से है? वी आर कंसिडर्ड विद द नेट फोर्स, हम नेट फोर्स से कंसिडर्ड है। तो देखो, अब देखो, यू कैन सी दैट ये सारी फोर्सेस डाउनवर्ड्स है, ठीक है, ये वाली अपवर्ड्स है, ठीक है। एंड इधर अगर देखोगे, इफ यू जस्ट सी दैट, ठीक है, ये W क्या है? W आया 1.6, जस्ट न्यूमेरिकली इसको देख लो, ये 1.6 है एंड 1.6 प्लस 0.3 प्लस 2.4, जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं दे आर कमिंग आउट टू बी 4.3। ये सारी डाउनवर्ड मिला के क्या बन रही है? 4.3 बन रही है। यहाँ पे 8.2 है, यानी हिंज भी कुछ ना कुछ मजीद फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड्स, विच यू कैन डू, सो दैट शुड बी 8.2 माइनस 4.3। तो the examiner could have asked you even the vertical force, that is also doable because now you're using net forces। आपने जब ये निकाली, आप net force इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हो। and you see that there is only one force that is horizontal, तो obviously अगर equilibrium है तो उसको cancel out करने वाली कोई ना कोई दूसरी horizontal force होनी चाहिए, which must be numerically equal to this force but in the opposite direction, तो ये होगी 4.8 cos 30, जैसे आप सब लोग कह रहे हो। So let's write that down, this is 4.8 cos 30, the answer is coming out to be, ठीक है मुतहर, समझ में आया? It's coming out to be a 4.2 I believe, ऐसा ही है, right? So don't mix up your moments and net force। moments एक अलग चीज है which you can do and your net force is a different thing that you can do, ठीक है। You can solve both of them separately। Obviously net force में कोई चीज जीरो होने का कोई चांस नहीं होता, you have to consider everything, but in the net moment you have that freedom जहां पे आप एक जगह पिवट रख के बहुत सारी forces neglect कर सकते, and that's why we chose the hinge because हमें ये दो forces नहीं पता थी पहले से, right? ऐसे सवाल आ जाए, है ना, ये आसान सवाल था। Okay, let's see. The spring obeys Hooke's law and has an elastic potential energy of this much. Calculate the compression of the spring। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, हुक्स लॉ बताया हुआ, हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, हमें ये फोर्स पता है कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है स्प्रिंग। कोई फॉर्मूला जो आप लोगों को समझ में आए एक्सटेंशन निकालने के लिए? We shall be working out the elastic potential energy in this case using half into F into delta L, ठीक है। Why that? Because you know the force, आपको K नहीं पता, तो बिला वजह ख्वारी करने में K निकालने में मसला होगा। You know the force, directly put that in and जो है put this elastic potential energy in, so let's just do that। 0.32 equals to half into F। F क्या था? F था 8.2 और एक्सटेंशन आप निकाल लो, कंप्रेशन इन दिस केस, ठीक है। जब भी मैं कहता हूँ डेल्टा एल लिखा करो बिकॉज दैट विल नेवर कंफ्यूज यू। So this is 0.64 divided by 8.2, क्या आ रहा है आंसर? 0.078 meters, ठीक है। You guys are saying that mv स्क्वायर नहीं होगा, mv स्क्वायर, एक सेकेंड, लेट्स सी दैट mv स्क्वायर कहां से है। अच्छा ये इसको मेक श्योर करना, डोंट राइट दिस एट 0.08, टू सिग्निफिकेंट ही लिखना है, टू सिग्निफिकेंट वैल्यू थी तो 0.078 ही लिखिएगा इसको, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। द स्ट्रिंग इज कट सो दैट द स्प्रिंग एक्सटेंड्स अपवर्ड्स, दिस कॉजेस द बीम टू रोटेट एंड लॉन्च द ब्लॉक इनटू द एयर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से समझो, ये बेसिकली कैटेपल्ट टाइप मैकेनिज्म है, ठीक है, जहां पे आपने इसको इस स्ट्रिंग से रोका हुआ है। जैसे ही आप ये स्ट्रिंग काटोगे टेंशन एकदम से गायब होगी, ये स्प्रिंग अपनी जो फोर्स लगा रहा है बहुत ज्यादा फोर्स लगा के एकदम से होगा ये
घूम जाएगा और ब्लॉक उड़ता हुआ यूं निकल जाएगा. इट विल स्टार्ट फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन नाउ. सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ दे आर गोइंग टू अप्लाई प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो स्ट्रिंग इज कट, वो हवा में उड़ गया. द ब्लॉक रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. Figure 2.2 shows part of the block in the air shortly before it hits the horizontal ground. ठीक है जी, तो वो उड़ता हुआ आया 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 और यहां से उन्होंने जो है वो आपको एक स्निपेट दे दिया है ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करके नहीं दिखाया, मैक्सिमम हाइट से करके नहीं दिखाया, कोई रैंडम स्निपेट दिया हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हुआ है. ठीक है, the block is at a height of 0.090 meters above the ground. When it passes through point A, the block has kinetic energy of 0.044 joules when it hits the ground at B. Calculate the decrease in gravitational potential energy for the block for its movements from A to B. तो delta GPE कैसे निकालेंगे A से B? Yes, obviously this is the easiest thing. You work out the change in gravitational potential energy by using mg delta h. m क्या है ब्लॉक का? ब्लॉक का m दिया हुआ हमें, ब्लॉक का हमें इधर भी दिया हुआ था. ब्लॉक का हमें 0.30 न्यूटन जो है वो हमें बताया हुआ था. दिस इज mg द वेट, द mg द होल वेट. तो मैं पूरे mg की जगह ये डालूंगा. ठीक है, आई एम पुटिंग दिस होल इन द प्लेस ऑफ mg. डेल्टा h क्या है? 0.090, right? What's this answer coming out to be? 0.027. And once again, make sure to write it in two significant figures. उसके बाद, use your answer in C1 and the conservation of energy to determine the speed of the block at point A. ठीक है जी, तो point A पे स्पीड निकालनी है. अच्छा एक सेकेंड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है? हाँ, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. सो यू वोंट बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट के जो है वो आपके पास यहां आएगा. ऑब्वियसली हाफ एम वी स्क्वायर और चीजें आएंगी. हाफ एम वी स्क्वायर हमें वेलोसिटी निकालनी है, हाँ स्पीड निकालनी है, तो वो यहाँ पे आएगा. राइट, सो जस्ट मेक श्योर कि ये भी देख लिया करो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या नहीं है. तो फिर अगर नहीं होती तो फिर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी लेना होता है, सो फॉर वो सब कुछ करना पड़ता. ठीक है, बट इसमें नहीं है, सो विल जस्ट डू दैट. तो बेसिकली इस बात को समझो, ठीक है, कि ए पे क्या है? व्हाट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू यू हैव एट ए? यू हैव अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, as well as you have some kinetic energy at A. Obviously जब ये उड़ता आ रहा है तो उसका मतलब it is still falling over here, it has a velocity over here, right? But at B it only has a kinetic energy. उसके पास कोई gravitational potential energy अब नहीं बची है, right? So all we have to do is we have to use energy conservation. यहाँ की जो energy है total, वो यहाँ की energy total के बराबर होगी. That's it. So all you have to say is that kinetic energy at point A plus the gravitational potential energy at point A will equals to the kinetic energy at point B. ठीक है जी, तो सब जो लोग आप जो सब लोग बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो. ठीक है, कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा. काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या करना है? हमें यही निकालना है ना. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए और हमें स्पीड ढूंढनी है, तो उसको जरा खोल लेते हैं. हाफ एम वी स्क्वायर कर लेते हैं इसको. ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए. ओ अच्छा, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए यहाँ पे ये रही 0.027. दिस वाज द डिक्रीज, यहां से यहां आने में डिक्रीज करी है ये, यानी यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे 0 थी तो यहाँ पे 0.027 थी, राइट? सो बेसिकली दिस जीपीई एट ए इज 0.027. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एट बी दी है ये रही 0.044 जूल्स व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड एट पॉइंट बी. तो ये दी हुई हमें यहाँ. ठीक है, 0.044 जूल्स. अच्छा, नाउ हियर्स द प्रॉब्लम, हमें मास एलिमिनेट करना है. मास नहीं दिया हुआ हमें, तो ये याद करो ब्लॉक दिया हुआ था हमें. दिस ब्लॉक हैड अ मास ऑफ हैड अ वेट ऑफ 0.30. तो अगर आपको ब्लॉक का मास निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? यू विल डिवाइड द वेट बाय जी. W इक्वल्स टू एम जी, तो m चाहिए तो W को G से डिवाइड कर दोगे, यानी 0.30 को आप 9.81 से डिवाइड कर दोगे. ठीक है जी, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूं, हम वहां पे उधर आगे कॉपी डाउन कर लेते हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? मेरी स्पेस ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रही? समझ में आ रहा है सबको? हाफ, दिस इज 0.30 अपॉन 9.81 एंड देन v स्क्वायर. एंड अब फाइनली हम ये कर लेते हैं कि ओके, v स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0.044 माइनस 0.027. ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है जी। ये 9.81 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा एंड ये 0.30 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन मेक एनी एज मेनी स्टेप्स मैथमेटिकली जो आपको लग रहा हो, ठीक है, बट जस्ट कैलकुलेट दिस एंड टेल मी द आंसर। आई डोंट थिंक किसी को यहाँ पे मैथ्स में कोई मसला होगा as far as the solution is going. So V is working out to be a 1.1 meter per second. So this is your velocity at A, which is correct. Okay, good. ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ माशाल्लाह से। लेट्स गो ऑन। By reference to the force on the block, explain why the horizontal component of the velocity of the block remains constant as it moves from A to B. तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों रह रहा होता है? व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों हो रहा होता है? याद है किसी को? अगर ब्लॉक जो है वो यहां पे है, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक राइट नाउ? कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है ब्लॉक पे अभी? नो एयर रेजिस्टेंस, द एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस इस केस में नहीं है। कौन सी फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ वेट है। इन दिस केस यू ओनली हैव द वेट, राइट? सो देयर इज ओनली वेट ओवर हियर। अच्छा, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, there is no force or no component of force, and therefore no acceleration in the horizontal direction, which is why the velocity is remaining constant, that is जो भी horizontally होगी वो करे। और vertically बढ़ रही है, जैसे देख रहे हो यहां से यहां आने में आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी एट बी पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं, बिकॉज आपकी ये डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्यों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है? बिकॉज जो फोर्स होती है वेट that is acting only vertically downwards, there is no component of force in the horizontal direction, therefore no acceleration to change the horizontal velocity. ठीक है, let's write this down completely. ठीक है, दूसरी बात ये, इसको भी फोकस क्या करें, by reference to the force on the block, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं फोर्स कौन सी है, उसके हिसाब से बताइएगा। so only weight acts on the block, ठीक है जी। there is no horizontal force on the block, hence no acceleration to change the velocity in the horizontal direction. ठीक है, एंड एज आई सेड हर P2 में एक ना एक सवाल तो आता ही ग्राफ वाला। तो ये देख ले, द ब्लॉक पासेस थ्रू पॉइंट ए एट टाइम टी ए एंड अराइव्स एट बी एट टाइम टी बी। ठीक है, ऑन फिगर 2.3 sketch a graph to show the variation of the magnitude of the vertical component vy of the velocity of the block with time t from time t ta to time t tb. Numerical values of vy are not required. तो कैसा बनाऊंगा ग्राफ इस केस में? क्या लग रहा है सबको? straight line like this, increasing ऐसे या ऐसे, कैसे बनना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो रिमेंबर द फैक्ट दैट देयर इज ओनली जी एक्टिंग। ठीक है, कोई क्या नहीं है आपकी, कोई फोर्स नहीं है, कोई और एक्सेलरेशन, देयर इज ओनली जी एक्टिंग। दैट मींस द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट, राइट? द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या है, TA पे you had some velocity, ठीक है। TA is not at the maximum height, TA is somewhere गिरने से पहले, ठीक है। तो you have some velocity over here, you have some velocity, ठीक है, इसको निग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, you have some velocity over here, let's say that's Vy, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली वो Vy बड़ी हो चुकी है, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको इंक्रीज कर रही है, राइट? बाकी हमें ये भी पता है कि देयर इज G डाउनवर्ड्स, एंड इफ वी मेक yes, 0 से start, and if we make the convention as downward is positive, so basically this is going to be positive G, so gradient of the graph will be positive,
एंड इधर से मुझे इधर इंक्रीज होते हुए दिखाना. सो बेसिकली माय ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस. डज एवरीवन एग्री? कुछ ऐसा होगा. मूविंग ऑनवर्ड्स, ये हो गए आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट. ठीक है. अ ब्लॉक इज पुल्ड इन, कैन यू रिपीट हाउ टू डू दिस? यस रेयान, आई कैन रिपीट. यस, द ग्राफ में बताता हूँ मेरा बच्चा. अच्छा देखो, बेसिकली देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ए पे थे ना, राइट. प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा ये था, ठीक है जी. दिस इज द होल प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये कुछ होगा इस तरीके से करते हुए आया है. ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट आपकी यहाँ पे हुई होगी एट समवेयर ओवर हियर, एंड इधर आपको पता है आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, राइट. बट एट ए वो जीरो नहीं होगा, अब वो नीचे तरफ इंक्रीज कर गया होगा, राइट. इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड समथिंग. ठीक है. और हमें पता है कि बी तक जाते हुए वो और इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, राइट. तो वो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ाई चली जा रही है, राइट. ऐसा ही है ना. अब दूसरी बात ये याद करो कि वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या होता था, इट यूज्ड टू बी एक्सेलरेशन. ठीक है. वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट यूज्ड टू बी एक्सेलरेशन. तो हमें पता है हमारी एक्सेलरेशन जो है वो एक पॉजिटिव जी, अगर मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बोलूंगा तो शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट 9.81 की ग्रेडियंट जो मुझे शो करना है इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट. सो इफ वी से ए पे वेलोसिटी थी वी वाई, सम वेलोसिटी वी बी पे ज्यादा है, तो उनके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा. वो क्यों? बिकॉज आप एक कांस्टेंट ग्रेडियंट ऑफ 9.81 दिखाना चाह रहे हो, राइट. देयरफॉर दिस ग्राफ. सही है, समझ में आ गया? ओके परफेक्ट. आ जाओ अब यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ. दिस इज वेरी सिमिलर टू समथिंग दैट वी डिड इन हमारी जो तैयारी करते हैं. अ ब्लॉक इज पुल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. रफ का मतलब क्या था? डज एनीवन रिमेंबर? फ्रिक्शन. यानी इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन को आपने अकाउंट करना होगा. फ्रिक्शन इज सिग्निफिकेंट, फ्रिक्शन इज फोर्स दैट यू विल हैव टू अकाउंट इन दिस. ठीक है. बाय वैरिंग अ फोर्स एज शोन इन फिगर 3.1. अच्छा, अगर मोमेंटम यू है, ब्लॉक यू जा रहा है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन? Opposite to the direction of motion. Friction is always marked opposite to direction of motion or opposite to direction of tendency of motion. ठीक है. अच्छा, air resistance is negligible. Assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant and has a magnitude of 2.0. तो ये भी बता दिया, ये जो है वो क्या है? 2.0 है. ठीक है. It's constant 2.0. The variation the time of the momentum p of the block is shown in figure 3.2. The momentum is something like this. State Newton's second law of motion. न्यूटन का second law क्या था? F equals to ma था. क्या था? F equals to ma. मैंने ये लास्ट में बताया था, दानिये ने ध्यान नहीं दिया. मैंने कुछ वार्निंग भी दी थी इसकी. F equals to ma नहीं होता है. It is force is the rate of change of momentum. ठीक है नी. प्लीज एग्जाम में नहीं लिख के आइएगा, MA मार्क्स ले जाएंगे. फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. आई नो दिमाग में पॉपअप पहले वही चीज करती है, बट डोंट राइट दैट. ठीक है. Yes, force on object is equal to change of rate of change of momentum. Resultant force on object is equal to rate of change of, या आप ये भी लिख सकते हो force is directly proportional to rate of change of momentum. But I think this is okay. अच्छा, ये आ गया मोमेंटम टाइम ग्राफ. अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी है तो मुझे बताओ मोमेंटम टाइम ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूँ और कैसे निकाल सकता हूँ. व्हाट थर्ड क्वांटिटी कैन आई वर्क आउट थ्रू अ मोमेंटम टाइम ग्राफ एंड हाउ डू आई वर्क दैट आउट लुकिंग एट दिस डेफिनेशन? याद है ये? force from the gradient. Yes, you have just stated कि force क्या है? Force is the rate of change of momentum. So keep a mental note that the examiner can ask you from the momentum time graph. He can ask you to calculate the gradient. Gradient will be your force. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ. Use figure 3.2 for the, ये देखो हमने बात करी, यही है सवाल. Use figure 3.2 to determine for the block at time t equals to 2 seconds the magnitude of the resultant force on the block. ठीक है. 2 सेकंड में निकालो. 2 सेकंड कहाँ है? 2 सेकंड यहाँ पे है, राइट. 2 सेकंड में निकालने के लिए हम ऐसे काम करते हैं, हम इस लाइन का ग्रेडियंट ढूंढ लेते हैं. ठीक है. ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ढूंढ लेते हैं और हमारा काफी आसानी से हो जाएगा काम. सो एक पॉइंट लेते हैं ये 0 वाला, एंड एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला विच इज 2,3 0,0. सो y2 माइनस y1. अच्छा, SI यूनिट्स में है, kg मीटर पर सेकेंड ये है. ठीक है. तो y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0. ठीक है, विच इज प्रीटी इजी. ये 1.5 आ रहा है. ठीक है. दूसरी बात कि थोड़ा सा आप दिखा भी दीजिएगा आपने ग्रेडियंट इस्तेमाल करा है.
तो ये थोड़ा सा रहे उसको, ये नहीं 3/2 डायरेक्टली अब लिख के आइएगा, ठीक है। एंड देन दिस शैल बी 1.5 न्यूटन्स। अच्छा, अब 2.0 सेकेंड्स, यू कुड रीड ऑफ 2.2, 2.4 और इधर से भी 2.2, यानी 2 सिग्निफिकेंटली लिखना है तो 1.5 ही आप इसको लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ये निकाल ली हमने रिजल्टेंट फोर्स। फिर बोल रहे हैं फोर्स एक्स निकाल दो। फोर्स एक्स क्या है भाई? फोर्स एक्स ये है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? वही कन्वेंशन बना के यू कैन से दिस इज राइटवर्ड जस्ट पॉजिटिव, नेट फोर्स विल इक्वल टू फोर्स एक्स पॉजिटिव, फ्रिक्शन माइनस, राइट? सो नेट फोर्स विल इक्वल्स टू एक्स, फोर्स एक्स माइनस द फ्रिक्शन, ठीक है। ऑलवेज मेक द कन्वेंशन व्हेन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। फोर्स एक्स क्या है? फोर्स एक्स इज, वो निकालनी है, सॉरी माय बैड। अच्छा, नेट फोर्स, हमने नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स इज 1.5, फोर्स एक्स हमें निकालनी है, और फ्रिक्शन जो है वो हमारी हमें दी हुई थी -2, एंड यू गाइस आर करेक्ट। एफ एक्स के लिए आपको दोनों को एड अप करना पड़ेगा, सो एफ एक्स क्या हो जाएगा? इट शैल बी ए 3.5, ठीक है। आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम्स, these are very easy parts, ठीक है। इफ यू गेट द जिस्ट ऑफ इट तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस थी भी नहीं इसमें ये अप्लाई करने का, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज ऑन फिगर 3.3, sketch a graph to show the variation of force x, resultant force की नहीं दिखानी, force x की दिखानी, ठीक है, with time t, from time t equals to 0 to time t equals to 6 seconds. We have to show for force x, not for the resultant force, ठीक है। अच्छा, now understand this thing. Do you guys understand this thing कि यहां से लेके यहां तक the gradient is constant? Can I say कि यहां से लेके यहां तक gradient constant है from 0 to 4 seconds? Yes. So can I conclude that from over here to over here the net force is a constant, and वो net force आपने gradient से निकाली है, that is 1.5, ठीक है। The net force is a constant 1.5. Can you guys tell me the net force over here? इधर क्या आएगी? 0. Why is that? Because the gradient of the graph is 0. It's not 2, it's 0. Net force is 0. ठीक है नी? अच्छा, अब आपने ये चीज निकालनी। अच्छा, पूरे 1.5 वाले पीरियड पे आप कैलकुलेशन कर चुके हो और उसमें आपके पास आ रही है 3.5, राइट? यू गेटिंग 3.5। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक योर x इज बेसिकली 3.5, क्योंकि बिकॉज आपकी नेट फोर्स 1.5 है, तो किसी भी पॉइंट पे कर लो वो वही आएगा। So from 0 to 4 seconds, your force x is going to be a 3.5. तो आप सबसे पहले तो ये कर लें, 0 to 4 seconds आपने 3.5 ये मार्क कर लिया इस तरीके से, ठीक है नी? अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद यस आमना इज, यू आर करेक्ट। सो बेसिकली नेट फोर्स 0 किस तरह हुई होगी? नेट फोर्स तब 0 हुई होगी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की फोर्स के बराबर हो गई है, राइट? तो अगर फोर्स एक्स और फ्रिक्शन बराबर हो गए तो कैन वी नॉट से कि फोर्स एक्स 2 न्यूटन के बराबर हो गई, जब भी तो 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 जब भी तो 0 आया। सो बेसिकली आफ्टर 4 seconds योर फोर्स एक्स हैज बिकम 2 न्यूटन्स, राइट? सो बेसिकली इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.5 and became 2 newtons till the end of the graph. So the graph is going to be something like this. This is your graph. इसके 3 मार्क दिए मैं, हालांकि 2 मार्क का सवाल होगा, खैर 3 मार्क दिए मैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, सर व्हाई इज इट टिल 4 seconds? स्ट्रेट वाली लाइन ज्वाइंस द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। हाँ, ये दिखाया है, ठीक है। शो कर सकते हो, नहीं भी शो करना चाहो, लेकिन आई वुड से कि ज्वाइन कर दो, क्योंकि बीच में से वो गैप वो एग्जामिनर का हो सकता है कुछ छोड़ दिया, ज्वाइन कर दो। अच्छा, दूसरी बात दानिया, 4 seconds की तक इसलिए बिकॉज देखो यहां तक आपका ग्रेडियंट कांस्टेंट कब तक है? 4 seconds तक है, ठीक है। ग्रेडियंट इज कांस्टेंट टिल 4 seconds। डॉटेड भी कर सकते हो, डॉटेड भी दिखा सकते हो, दैट्स आल्सो करेक्ट, डॉटेड भी दिखा सकते हो। योर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट टिल 4 seconds दानिया, तो इसका मतलब है नेट फोर्स 1.5 थी टिल 4 seconds, यानी 4 seconds तक योर एक्स शुड बी दिस वैल्यू 3.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्लैंक पेज, उसके बाद a beaker in air contains a liquid, the base of the beaker is in contact with the liquid and has area A as shown in figure 4.1। तो जो बच्चे मुझसे पूछे सर डेरिवेशन क्यों सिखा रहे हैं, डेरिवेशन आएगी कि नहीं आएगी? जो डेरिवेशन मैंने सिखाई है वो सब आएगी, ठीक है। और जो मैंने नहीं सिखाई है, जो मैंने जानबूझ की छुड़वाई है, वो नहीं आती, ठीक है। तो the liquid has density rho and fills to a depth of h,
by using the definition of pressure and density show that pressure equals to rho gh. किस तरह करते थे डेरिवेशन, किसी को याद है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या था which you used to derive? What is the formula for pressure? Force upon area. Yes, you first of all note down the formula. भाई आपका प्रेशर का फॉर्मूला is force upon area. दूसरी बात अब मुझे बताओ, फोर्स कौन सी लूं इसमें? What is the force in this case? What is the force in this case? The force in this case is the weight of the fluid. ठीक है जी? Force in this case is the weight of the fluid. So you'll have to take that. So force आप डाल लो, that is the weight upon area. Weight को खोल सकते हो using mg upon area. ठीक है जी? अब मुझे m को हटाना है, मुझे रॉ और h को लेके आना है, तो m को देख लेते हैं m कहां से हटेगा. You know that density equals to mass upon volume, right? And then you can see that density equals to volume, sorry, density into mass equals to volume. Then you can substitute this over here, या थोड़ा और वर्किंग अगर करना चाहो. So volume क्या होगा? Volume होगा area A into height h, right? So volume हो गया area A into height h equals to mass, and all you do is you plug this in, rho A h g upon A, and so you can cancel these two things out, and your pressure का formula works out to be rho gh. ठीक है? So do go over the derivations. Suggest why the equation in A does. Can we use upthrust in force? नहीं मेरे बच्चे, you can't use upthrust in force. Rho A G H वो असल में उसके डेरिवेशन, उस upthrust, देखो upthrust मेरा बच्चा, देखो फिजा, upthrust is on any object that is submerged in a fluid. ठीक है? आप पानी पे क्या upthrust बोलोगे? What's the upthrust that's going to be on water? Fluid तो है ही वो water कैसे अपने ऊपर upthrust कर रहा होगा, right? The thing is that, so although the answer is going to come out to be same, ठीक है, but the thing is कि that derivation is wrong. That derivation would be wrong. और वो पता है वो क्यों workout करता है to be same? Rho A G H को अगर आप A से डिवाइड करो तो वही चीज आ जाएगी. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन पता है ये क्यों सही, ये rho A G H क्यों है इसका फॉर्मूला? Because the upthrust is numerically equal to the weight of the displaced fluid. तो वो खुद भी, बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फluid, तो इसीलिए ये फिर दे आर इंटरचेंजेबल, कैन यूज दैट ओवर हियर. बट द प्रॉब्लम इज कि दिस इज नॉट द करेक्ट डेरिवेशन, बिकॉज अपथ्रस्ट ऑन वाटर वुड बी, अब पानी अपने ऊपर अपथ्रस्ट नहीं लगा सकता, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा इधर सबमर्ज्ड जिसके ऊपर फिर आप अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है फिजा? ओके. सजेस्ट व्हाई द इक्वेशन इन ए डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द बीकर. तो ये टोटल प्रेशर जो है बेस ऑफ द बीकर पे, ये इक्वेशन हमें क्यों नहीं दे रही? क्या मसला है इसके साथ? ये क्या हो गया? ये तो हमने पढ़ा था भाई, ये तो सही इक्वेशन है, ये पूरी जो है वो हमें क्यों नहीं दे रही प्रेशर? द बीकर इज ओपन, सो देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बीकर अगर ओपन नहीं भी होता तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता. ठीक है, ऐसी बात नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता फिर भी. सो यस, यू आर करेक्ट, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब क्या पूछा है नाम? Figure 4.2 shows the variation of the total pressure inside the liquid. Would we give the answer if the beaker was closed? ठीक है यार, beaker जब close होता तो ना असल में the thing is, नहीं फिर यार वेट तो नहीं, you would give the same answer, you would give the same answer, आप same answer ही देते, you would give the same answer ही. ठीक है, some pressure would have been trapped. नहीं, असल में बात देखो, जस्ट रिमेंबर प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज रॉ जी एच क्या बताता है? रॉ जी एच बताता है वट एवर द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव दिस हाइट इज, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, तो आप लिड लगा भी दो तो हवा तो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर भी लगाएगी ना. ऊपर हवा का जितना भी वेट है वो तो नीचे एक्ट कर ही रहा है ना, तो यहाँ पे फिर भी देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग. सो इस हाइट से, अगर आप इस हाइट से ऊपर बोलोगे कि इस हाइट से ऊपर कितना फ्लूइड है जो वेट ऐड कर रहा है, तो उसमें हवा और सब चीजें शामिल होंगी, राइट? एक्टिंग ऑन द लिड मतलब, लेकिन अगर हम बिल्कुल हाइट जीरो पे मेजर करें तो सब चीजें नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है ना, हर चीज का वेट. सो देयरफॉर दैट, खैर उसमें नहीं पढ़ो, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो. थोड़ा सा
वो हो जाएगा, लेवल अबव हो जाएगा, अभी छोड़ दो, ठीक है, टेंशन ना लो। अच्छा, फिगर 4.2 shows the variation of the total pressure inside the liquid with depth x below the surface, ठीक है जी, यानी क्या, x below the surface, ओके। सो ये बोल रहे हैं कि x यहाँ पे 0 है, ठीक है जी, एंड यू आप जब जाते हो तो आपका x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी, जस्ट इंक्रीज, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जब x 0 है तो 9.60 इंटू 10 पावर 4 पास्कल्स का प्रेशर है, और जब आप x8 पे पहुंच जाता है तो इतना प्रेशर आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। पूछ रहे हैं डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कैसे निकालें? प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच, वेरी गुड। सो प्रेशर इक्वल्स टू रॉ जी एच। आई थिंक मैंने एक ऐसा एग्जैक्ट मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया भी था क्लास में इन प्रेशर वाला चैप्टर, और एक ही वो P2 क्वेश्चन है जो मैंने उसमें करवाया था, ठीक है। अच्छा, नाउ यू विल नॉट गो ऑन एंड से अच्छा मुझे 8 पे मुझे वैल्यू इजीली रीड ऑफ है, सो आई विल जस्ट पिक अप दिस 9.66, ये डालूंगा यहाँ पे, हाइट ये डालूंगा और कर दूंगा सॉल्व। यू विल नॉट डू दिस, उससे आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? ठीक है, बिकॉज जीरो पे प्रेशर जीरो नहीं है, ठीक है, जीरो पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको क्या लेना है? आपको डेल्टा पी विल इक्वल टू रॉ जी डेल्टा एच लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? यू विल हैव टू टेक डेल्टा पी विल इक्वल टू रॉ जी डेल्टा एच, बिकॉज यूर कंसर्न विद व्हाट हाइट इज कॉजिंग। आपका कंसर्न ये है कि फ्लूइड की हाइट क्या है जो कॉज कर रही है, आपका कंसर्न ये नहीं है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें इंक्लूड करो, ठीक है जी। सो डोंट इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करके फिर आपने रॉ जी एच लगाना, ठीक है जी। सो एक वैलिड अप्रोच बस ये होगी कि आप यू जस्ट यूज डेल्टा पी विल इक्वल्स टू रॉ जी डेल्टा एच। डेल्टा पी ले लो, 9.66 माइनस 9.60, 9.66 माइनस 9.60, ऑलवेज मेक श्योर यू लुक एट द कन्वर्जन, ठीक है, उसको मिस आउट नहीं करना, दैट इज 10⁴। डेंसिटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, then G is 9.81 and delta H, let's take that as 8 centimeters, so 8 into 10⁻², ठीक है, and now you can solve। अच्छा, तो सॉल्व कर ले, 764.5, अच्छा, एंड राउंड ऑफ कितना करेंगे? 7.2 7.4, इधर टू सिग्निफिकेंट वैल्यू रीड ऑफ कर सकते हो इधर, तो टू सिग्निफिकेंट आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे, 764.5 आया है, टू सिग्निफिकेंट कितना लिखूं इसको? दिस शैल बी 760, ठीक है। अच्छा, मार्क्स स्कीम में अलाउंस अपेरेंटली दी है 760 से लेके 770, विच इज वेरी वियर्ड, कभी देते नहीं इसमें, लेकिन इसमें 760 770 पूरी दी है अलाउंस। अच्छा, दूसरी बात, एक सवाल बच्चे ने किसी ने पूछा था, हाईएस्ट माइनस सेकंड हाईएस्ट ले सकते हैं? यस मेरा बच्चा, आप ये भी कर सकते हो कि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा पी निकाल दो, कर सकते हो आप, ठीक है, यू कैन डू दैट एज वेल। यू कैन कोई भी दो पॉइंट्स, लेकिन डेल्टा पी विल इक्वल टू रॉ जी डेल्टा एच करके निकालोगे, बिकॉज हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना, हमें उस फ्लूइड के अंदर रहते हुए ही उसी फ्लूइड की वजह से बातें करनी, यू डोंट वांट टू बी टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। A solid cylinder is held stationary by a wire so that the base of the cylinder is level with the surface of the liquid as shown in figure 4.3, ठीक है। तो ये एक वायर है, वो अप्लाई कर रहा है 0.53 की टेंशन, ठीक है जी। ये उस सिलेंडर की हाइट दी हुई, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का, ठीक है जी। सरफेस ऑफ द लिक्विड यानी बेसिकली ये इधर जो है वो सिलेंडर ऐसे है, ठीक है जी, इस तरीके से रखा हुआ है वो सिलेंडर, right, and इधर से इस पे एक टेंशन लगाई है, right, so it's something like this that is being shown to you over here। The cylinder has length 4 into 10⁻² meters and cross section area this much. The tension in the wire is 0.53 newtons. The cylinder is now lowered and then held stationary by the wire so that the top of the cylinder is level with the surface of the liquid। यानी इन्होंने ये किया है कि ये पूरा का पूरा ये चीज उठा के कहां ले गए हैं, अब ये पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर लेके जा चुके, पानी के अंदर, ठीक है। they've taken it completely into the water, ठीक है, यानी ये आ गई आपकी हाइट एज, दिस थिंग वुड बिकम योर हाइट नाउ, जो पहले लिखी हुई थी 4 into 10⁻², ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर लिखा हुआ दैट्स द सेम, ठीक है। तो अब इन्होंने इसको लोअर करके बिल्कुल पानी में पूरा पूरा अंदर कर दिया, राइट, ओके। नाउ
कैलकुलेट द न्यू टेंशन इन द वायर, बोल रहे हैं न्यू टेंशन निकालो। अच्छा ना मेरा आपसे मासूमाना सवाल ये है कि व्हेन द सिलेंडर वाज लाइक दिस, ठीक है जी, जब सरफेस ऑफ द लिक्विड पे बिल्कुल टच कर रहा था, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? व्हाट फोर्सेस कैन वी मार्क ऑन दिस? वेट और कोई है, एक टेंशन है और एक वेट है। यस, देयर इज ओनली द वेट एंड द टेंशन ओवर हियर, राइट, वेरी गुड। अच्छा ना, उसका मतलब ये है, डू यू गाइज अंडरस्टैंड दैट द वेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.53? बिकॉज अगर ये शुरू में इट वाज हेल्ड स्टेशनरी, तो उसका मतलब ये है कि द वेट एंड द टेंशन वर बराबर पहले वाले केस में, so the weight is 0.53, right? Now once you lowered it into the surface of the water, आपने जब इसको लोअर कर दिया है, सो क्या होगा, अब तीन फोर्सेस एक्ट कर रही, अब एक्ट कर रही है अपथ्रस्ट, राइट, in addition to the weight, and obviously there is also a tension force upwards on this। ठीक है, तो अब तीन फोर्सेस हैं, राइट, उसमें से हमें वेट पता है, ठीक है। Now upthrust and tension will be equal to the weight. The tension and upthrust are upwards and weight is downwards. So as Fiza says, the upthrust plus the tension equals to the weight। ठीक है, weight हमें पता है वो है 0.53। upthrust we can work out using rho f a h g, ठीक है। So this shall be rho f a h g plus the tension, this shall be 0.53, right? And now let's जो है स्टार्ट वर्किंग आउट क्या चीज, रो जीबी से भी निकाल सकते, वही चीज है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। सो रो एफ आई थिंक वी वर्कड आउट इन दिस पार्ट, दैट वाज 760, तो हम 760 उठा लेते हैं यहाँ से, लेट्स पिक दैट अप, सो दैट्स 760। अच्छा, एरिया क्या है इस ब्लॉक का? इस ब्लॉक का एरिया है 3.7 इंटू 10⁻⁴। ऑलरेडी एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है, तो ऑलवेज मेक श्योर वो देख लिया करो, ठीक है जी। सो 3.7 इंटू 10⁻⁴। हाइट क्या है वो ये लिखी हुई, 4 इंटू 10⁻²। G we all know that's 9.81, right? And I believe इसको अगर उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगी पूरी चीज, एंड प्लस 0.53, that will equals to our tension। So can anyone calculate this and give me the answer? के आंसर क्या आ रहा है? So it is working out to be a 0.43, sorry 4.2, it's working out to be a 0.42 newtons of टेंशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी इस सवाल में? सब क्लियर है, कोई टेंशन किसी को भी? इसके बाद हमारे पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। वी हैव गॉट 8 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। ओके, चलो लेट्स जल्दी से स्टार्ट डूइंग द रेस्ट ऑफ द रन्स। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, okay, an electromagnetic wave in a vacuum has a wavelength of this much. State the name of the principal region of the electromagnetic spectrum of the wave। तो किस region में से belong करेगी 8.4 into 10⁻⁶? Any ideas? This should be infrared, ठीक है, याद करो 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ was infra, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको वजाहत कर लो इसी बात को, ठीक है, just do a little bit of वजाहत over here। इंफ्रा क्या थी? इंफ्रा वॉज 10⁻³ से लेके 10⁻⁶। विजिबल इज 10⁻�6 पे, और अल्ट्रावायलेट क्या होती है 10⁻�6 से लेके 10⁻8। ठीक है ना, विजिबल की मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। विजिबल का मैंने आपको बताया हुआ, रेड क्या होता है? रेड होता है 780 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ग्रीन जो है मैंने आपको बताया हुआ वो होता है 550 नैनोमीटर, ठीक है। और ब्लू जो होता है वो क्या होता है? वो होता है तकरीबन अराउंड 450 या 400 नैनोमीटर्स, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अगर रेड से बड़ा है यानी 780 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इंफ्रारेड में होगा, और अगर ब्लू से छोटा है तो यानी ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट में जा रहा है। सो यू कैन बेसिकली कन्वर्ट दिस इनटू नैनोमीटर्स एंड सी ये कौन सा वाला है। सो कन्वर्ट करना है इसको नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे इसको तो 10⁻⁻6 है 10⁻⁹ में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 3, राइट। सो 1 2 3, 10⁻⁹ जाने में 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 3 steps, 1 2 3, so this is going to become 840 nanometers। This is 840 nanometers, तो ये इससे भी बड़ा है। So therefore this is in the region of the infrared spectrum, ठीक है। अब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो जब भी ऐसा हो ना, विजिबल लाइट के आसपास आ रहा हो
10⁻⁻6 आ रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर एंड चेक, क्योंकि मैंने रेड ग्रीन और ब्लू आप लोगों को बताए हुए, तो फिर उस तरीके से आप आराम से इंफ्रा और अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल में है, आप उसको आराम से बता सकते हो। ठीक है जी। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हिच फॉर्मूला शुड आई बी यूजिंग? एफ लैम्डा वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वी क्या डालूं? व्हाट शुड आई पुट इन एज वी? थ्री इंटू 10⁻8। सो कैन यू गाइज वर्क आउट दिस आंसर फॉर मी? क्या आ रही है फ्रीक्वेंसी? और टेराहर्ट्ज में निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स सी पहले आंसर क्या आ रहा है, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे टेराहर्ट्ज में भी। सो 36 टेराहर्ट्ज एग्जैक्टली आ रहा है। अच्छा, ये आंसर आ रहा होगा 3.5 इंटू 10⁻30, 3.5 आ रहा है। एक सेकंड, 3.57 आ रहा है, राइट? इट्स 3.57। सो 3.57 इंटू 10⁻13, राइट? सो अगर आपने इसको टेरा में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 35.7 into 10 to the power 12, right? And you had two significant value to work over here, so you will convert this to two significant, that is 36 terahertz. Now, an arrangement that uses a double slit to demonstrate 0.357 नहीं होगा, नहीं मेरे बच्चे देखो, 3.57 है ना, 3.57 into 10 to the power 13, right? So अगर आपने क्या करना है, आपने इसको 10 to the power 12 में करना है, तो आपने एक पावर यहां से कम कर दी, आपने एक आगे बढ़ा दी, राइट? रिमेंबर, जब जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है, आगे जाता है ना। सो बेसिकली आपने 13 में से एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया इसको 12 करने के लिए, तो ये एक आगे चला गया डेसिमल, राइट? इफ यू वुड हैव मेड इट दिस इनटू ए 14, तो हाँ फिर आपको पीछे लेके जाना पड़ता है, बिकॉज यूर बेसिकली डिवाइडिंग बाय 10। ठीक है, ओके। An arrangement that uses double slit to demonstrate the interference of light from a laser is shown in figure 5.1। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ ये दी हुई आपको है, ठीक है, स्क्रीन है, 2.8 मीटर का डिस्टेंस डी है, ये ए दिया हुआ है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। द लाइट फ्रॉम द लेजर हैज वेवलेंथ दिस मच इंसिडेंट नॉर्मली, द सेपरेशन ऑफ द टू स्लिट्स इज ए, द स्लिट्स एंड स्क्रीन आर पैरेलल and separated by a distance of 2.8 meters. An interference pattern of bright fringes and dark fringes is formed on the screen. The distance of the screen across 8 bright fringes is 22 millimeters as illustrated in figure 5.2। ठीक है, ये हम ऐसे सवाल देख चुके हैं पहले भी। The light waves from the two slits emerging is coherent। तो जो इमर्ज कर रही है लाइट्स, जो दो स्लिट्स में, वो कोहेरेंट के। What is the meaning of coherency? कोहेरेंट क्या था? So the waves have a constant phase relationship या constant phase difference, both are correct. The waves have a constant phase relationship या फिर difference। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द सेपरेशन ए ऑफ द स्लिट्स, व्हिच फॉर्मूला शुड आई बी यूजिंग? किस फॉर्मूला से आता है ये, मुझे नहीं याद फॉर्मूला क्या था। x equals to lambda d over a। So x equals to lambda d over a, and now just put in the things। अच्छा, x क्या है? x वर्कआउट करना पड़ेगा, पेज ऐड हो गया गलती से, x वर्कआउट करते हैं। ओके, एक ब्राइट फ्रिंज ये है और डार्क फ्रिंज ये है। ओके, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्राइट फ्रिंजेस का है 22 मिलीमीटर, तो एक का क्या होगा, एक का 22 डिवाइड बाय 8। सो लेट्स पुट दैट इन। सो 22 ओवर 8, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट दिस इज इन मिलीमीटर्स, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो 20 दिस इज इन 10⁻³ लैम्डा क्या है, लेट्स पुट इन लैम्डा। lambda is 6.2 into 10⁻⁷, already in SI units, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, D क्या है? D आई गेस हमें दिया हुआ था 2.8, so let's put that in as well, and A आ जाएगा आपके पास। So A is going to be, A ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये सारी चीजें उधर जाएंगी। So 6.2 into 10⁻⁷ into 2.8 into 8 over 22 into 10⁻⁻3, right? So what's A working out to be? 6.3 into 10⁻⁻4, ये आ गया आपका इजी पीजी। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था, वैल्यू सही तरह से देख के आपने डालनी थी, दैट्स ऑल।
ठीक है. Fringe P is the central bright fringe and of the interference pattern B. Fringe Q and fringe R are the nearest dark fringe and the nearest bright fringe respectively to the right of fringe P as shown in figure 5.2. Calculate the difference in distances, the path difference from each slit to the center of fringe Q. Okay. P बोल रहे हैं P is the central bright fringe, Q is the adjacent dark fringe and R is then once again the उसके बाद आने वाली ब्राइट फ्रिंज. किसी को याद है मैंने कुछ बताया था, सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होती है बीच वाली, उसका कोई स्पेसिफिक पाथ डिफरेंस होता है. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? इट इज ए जीरो लैम्डा. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है जी, जीरो लैम्डा होता है. क्यों होता है दोबारा से देख लो. बिकॉज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंट होते हैं. देयरफॉर जब इन डिस्टेंस को ट्रैक करते हो तो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है जीरो लैम्डा. Right? So now if I'm talking about Q is a dark point, dark fringe है. तो इस पे क्या होगा phase difference? What should be the phase difference at Q in terms of lambda? It should be 0.5 lambda, right? Because destructive interference is half करके. तो जीरो के बाद कौन सा हाफ आएगा? 0.5 आएगा. And therefore obviously R दोबारा से constructive था, तो R must be a 1 lambda. R will be a 1 lambda, right? तो अब हमें क्या बोल रहे हैं? हमें ये बोल रहे हैं calculate the difference in the distances, the path difference from each slit to the center of fringe Q. तो Q का हमें path difference निकालना है. Q का path difference क्या है? 0.5 lambda. We already know that. So 0.5 lambda क्या है हमारा? 6.2 into 10 power minus 7. What is the path difference coming up to? अच्छा ये तो काफी आसान है. एक सेकंड. ये हो जाएगा 3.1 या ये मैंने बता दिया. दिस इज 3.1 into 10 power minus 7. ठीक है. उसके बाद फिर बोलते हैं स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स मीटिंग एट द सेंटर ऑफ फ्रिंज आर. तो फ्रिंज आर इज ए ब्राइट फ्रिंज. इधर फेज डिफरेंस क्या होगा? दोनों वेव्स जो मीट कर रहे हैं. What would be the phase difference at R? You can say the phase difference is 360 degree or you can also say that it is 0 degree. Because क्यों? Because दोनों वापस से phase में आके मिली हैं. They have reached in phase. So phase जब भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तभी तो आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है. तो ब्राइट स्पॉट पे 0 डिग्री का फेज डिफरेंस या 360 एंड यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस एडमिस. ठीक है सर, कैन एक्सप्लेन दिस? दानिया ये वाली चीज क्लियर है? क्यू वाली किसी और को कोई प्रॉब्लम है इसमें? Does anyone else have any problem in this? अच्छा दानिया बेसिकली देखो R क्या है? R ब्राइट फ्रिंज है ना. तो ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, राइट? सो दैट मींस बोथ हैव अराइव्ड इन फेज. इन फेज आई है ना, जब भी तो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ऐसा ही था ना. When both of these waves were emitted at 0 degree over here, मतलब शुरू में फेज में थी, शुरू में both of them were in phase. तो जो फॉर्मूला होता है कंस्ट्रक्टिव का वो क्या होता है? वो होता है n lambda. Right? So if they were emitted in phase at the start और आपके पास constructive interference हो रही है at point R, तो इसका मतलब क्या है? phase में आके मिली है, right? They have come in phase. So basically they must be 360 degree out of phase या 0 degree out of phase, right? जब भी तो constructive हुई, yes. So this shall be, you can write 360 degree as well and you can also write 0 degree. ठीक है? Both are valid, लेकिन एक लिख के आइएगा. ये स्लैश करके लिख के आएगा, एक लिख के आइएगा. I am writing 360 degree. ठीक है? कोई प्रॉब्लम? दिस वाज इन इजी, छोटा वाला आपका वेव्स या सुपरपोजिंग का सवाल, जो भी आप देखोगे दोनों में दोनों चीजें आएंगी. अच्छा मूविंग ऑन, आई बिलीव अब नेक्स्ट सवाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है. अच्छा भाई इतने छोटे छोटे सवाल नहीं मैंने. द मेटल वायर इन अ सर्किट हैज अ लेंथ ऑफ 1.8 meters एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मच. द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज दिस मच. ये क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कैपिटल एन दिया हुआ है. दे हैव नॉट गिवन यू द नंबर डेंसिटी, दे हैव गिवन यू द कैपिटल एन. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसकी लेंथ ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है. There is a current in the wire so that a charge of 172 coulombs moves past a fixed point in a wire in a time of 2.5 minutes. Show that the number density of the free electrons in the wire is 8.5 into 10 power 28. कैसे दिखाएं number density 8.5 into 10 power 28 है? Number density होता क्या है? Number density is the number of electrons per unit volume. यही था. It was the number of electrons per unit volume. You have the number of electrons
you have values from which you can calculate out the volume. तो कर लो भाई, number of electrons क्या है, 2.3 into 10 to the power 23. वॉल्यूम क्या है आपका 1.8 into ये रहा लेंथ into एरिया, राइट. So 1.8 into 1.5 into 10 power minus 6. Make sure हर चीज SI में ही हो, ये नंबर है इसके कोई SI नहीं, और ये 1.8 मीटर, ये भी मीटर में. Is the answer working out to what they have asked us to show? यही आ रहा है, 8.5 into 10 to the power 28, right. Now calculate the average drift speed of the free electrons. कैसे निकालेंगे इसको? How do you work out the average speed? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? I equals to NAVE. Very good. So we shall be using I equals to NAVE. Okay, now N पता चल गया, A पता है, V निकालना है, E भी पता है, एलिमेंट्री चार्ज बुकलेट में दिया होता है. करंट कैसे निकालें? करंट इज dq by dt, right? It is dq by dt. तो आप करंट को लिख सकते हो as dq by dt and then work it out. ठीक है जी. So you're going to say dq by dt will equals to NAVE. dq क्या है? आपका टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो ये लिखा हुआ 172 कूलम्स. So you're going to put that in. That is 172. जो आपका टाइम था वो क्या था? That time was 2.5 minutes. इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, right? Make sure you convert that. 2.5 minutes. Minute is not SI. You have to convert this into seconds. So into 60. N क्या है आपके पास? ये रहा 8.5 into about 28. ठीक है. Then area क्या है? Area लिखा हुआ था 1.5 into 10 power minus 6. V is what we want to find out. E, अच्छा मैं दिखा दूं क्या लिखी होती है सारी चीजें. ये चीजें सारी यहाँ लिखी होती है. ठीक है. Written at the back of the first page. ठीक है. तो ये रही आपकी डेटा. Acceleration of free fall, speed of light, elementary charge, mu क्या है, rest mass of a proton क्या है, rest mass of an electron क्या है, Avogadro constant, ये आपके अभी A2 में काम आएगा, ये A2 में काम आएगा, ये सारी ये चीजें A2 में काम आएंगी. ठीक है. कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए लेकिन बेकार, सारे बेकार फॉर्मूले जो हमें वैसे ही याद रहते हैं, जो अच्छे जो फॉर्मूले बताने चाहिए थे वो नहीं लिखे हुए हैं. तो डोंट रिलाई ऑन दिस फॉर द फॉर्मूलेस, बट फॉर द कांस्टेंट्स यू कैन रिलाई ऑन दिस. यहाँ पे सारे कांस्टेंट लिखे हुए. ठीक है. ये लिखा हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है. So we shall be using that 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है. And let's now work out V. तो V क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें डिवाइड में चल जाएंगी. So this shall be 172 divided by 2.5 into 60, then 8.5 into 10 to the power 28, then 1.5 into 10 to the power minus 6, and then 1.6 into 10 power minus 8. ठीक है. ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा कि इफ यू डोंट राइट दिस, आप ये ना भी लिखो तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये इस स्टेप से काफी क्लियर है कि आपने कैसे निकाला होगा. सो इफ किसी बच्चे को अगर इस ये करे बगैर, ये लिखे बगैर ही उसको आंसर पता है किस तरह से निकालना है, सब चीजों को डिवाइड करनी है, सो दैट्स नो प्रॉब्लम. ये सब मैं आप ही लिख रहा हूँ फॉर द, जो मैं लास्ट स्टेप जो और कन्वीनियंट करके लिखता हूँ सारी चीज एक चीज में सब्जेक्ट बना के, इट्स फॉर यू गाइस सो दैट आप लोग वर्कआउट कर लो क्लास में. ठीक है. सो इट इज 5.6 into 10 to the power minus 5. Yes. So 5.6 into 10 minus 5. Yes, 5.6 minus 5. So 5.6 into 10 to the power minus 5. दूसरी चीज ये भी देख लीजिएगा कि टू सिग्निफिकेंट सारी चीजें थी तो आपने टू से लिखा. ठीक है. क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए बेकार तरीके के क्वेश्चन, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसी है. लेट्स गो ऑन टू दी असल इलेक्ट्रिसिटी वाला सवाल. A battery of electromotive force EMF 9.6 volts and negligible internal resistance is connected to in series with two fixed resistors and a thermistor as shown in figure 7.1. ठीक है. The fixed resistors have resistances of this much and this much. The reading on the voltmeter in the circuit is 6 volts. यानी यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है? यहाँ पे रीडिंग आ रही है 6 volts. Calculate the current in the resistor of resistance 5800 ohms. कैसे निकालें इसमें क्या करंट है? V equals to IR. ठीक है. If we use V equals to IR on this, yes, very good, Amna. Amna has given us the thing that I was looking for. V equals to IR. अब you're going to take the resistance as 5800 अगर आप इस पे कर रहे हो, और 9.6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, राइट. सो we're going to do this technique. हम जो है वो इधर 9.6 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. ये बस इस तरह से कर लो. दिस इज 9.6 minus 6.
and so 9.6 minus 6 current, and this is 5800. so current क्या आ गया? 9.6 minus 6 divided by 5800. What's the current? 6.2 into 10 to the power minus 4. 6.2 into 10 to the power minus 4. Let me just check. Yes. ठीक है. ऑल्सो मेक श्योर कि आप ऐसा ही सिग्निफिकेंस देखते करते जाओ. ठीक है. टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, सो तो हमने टू से नहीं दिया. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर. अब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. आपको ये पता चल गया सर्किट में करंट कितना है, वो ये आ गया 6.2 into 10 to the power minus 4, right? Because everything is in series, so you know that the current in the whole circuit will be 6.2 into 10 minus 4. तो इनमें भी वही करंट जा रहा है. So all you have to do is basically see, या तो आप VT equals to IT RT लगा लो, यानी total voltage equal total current into total resistance, या आप simply जो है वो इधर यहाँ पे 6 वोल्ट की भी ये इस्तेमाल करके और इन दोनों पे भी सिर्फ काम कर सकते. ठीक है. मैं सिर्फ 6 वोल्ट इस्तेमाल करके इन दोनों पे ही काम कर रहा हूँ. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू से V equals to IR. I am considering the 6 volts of voltage. तो 6 volts की रेजिस्टेंसेस कौन सी हैं? एक 3400 है और एक थर्मिस्टर है. थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या रहता है? X. तो 3400 प्लस X हो जाएगा. और करंट क्या है? करंट यू वर्कड आउट, वो पूरे सर्किट में वही करंट है बिकॉज दिस इज अ सीरीज सर्किट. सो 6.2 into 10 to the power minus 4. ठीक है. एंड लेट्स जो है solve this. So this shall be 6 upon 6.2 into 10 to the power minus 4 and then minus 3400. That will equals to X. 6280, 5800. दो आंसर आ रहे हैं भाई. दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है. अच्छा एक है, सॉरी सॉरी, एक आंसर है, सॉरी माय बैड. तो कौन सा आंसर लिखूं भाई? क्या हो, कितने आंसर दे रहे हो? 6.2 into the power minus 4 minus 3400. It is 6277. ठीक है. 6277.42. एंड देन यस यू गाइस आर करेक्ट. टू सिग्निफिकेंट लेके चल रहे थे तो आप इसको टू सिग्निफिकेंट कर दोगे. यू विल मेक दिस 6300 ohms. ठीक है. 6300 भी लिख सकते हो या 6.3 into 10 पावर 2 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है. अगर आप स्टैंडर्ड या उसमें कन्वर्ट करो कोई मसला, ये बात नहीं है. बट जैसे कन्वीनियंट हो वैसे ही करना. ठीक है. ख्वारी अपनी. मुझे लग रहा है कि इसमें ये चीज रियलाइज करना मुश्किल होगी तो यही सही है. ये भी सही है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा उसके बाद जो हमारा सवाल है, सॉरी 6.3 3 होता है, नॉट 2. Okay. The initial energy stored in the battery is this much. Assume that the EMF of the battery is constant. Determine the final energy stored in the battery after a charge of 330 coulomb has moved through it. तो initial energy ये थी. फाइनल एनर्जी निकाल दें अगर इतना चार्ज उसमें से निकल चुका है. कैसे निकालें? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें? क्या हो रहा है ये? सो वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट? तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि वर्क डन विल इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज, ऐसा ही है. और मुझे निकालना है इनिशियल एनर्जी दी हुई है, फाइनल एनर्जी. तो मैंने मतलब डेल्टा डब्ल्यू निकालना है. आई वांट टू वर्क आउट द डेल्टा डब्ल्यू. सो बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू विल इक्वल्स टू, अच्छा वोल्टेज कांस्टेंट है, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज कांस्टेंट. सो आई कैन से वोल्टेज की वजह से कोई फर्क नहीं आ रहा. फर्क आ रहा है तो चार्ज की वजह से फर्क आ रहा है. तो ये जो 330 कूलम की वजह से फर्क आया. ठीक है. डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकल सकता है? डेल्टा डब्ल्यू विल बी final energy minus initial energy. So I can write this as final energy minus initial energy will equals to voltage into delta Q. And then finally final energy हमें निकालनी है. Initial energy आपकी क्या थी? ये रही 2.6 into 10 to the power 4. वोल्टेज क्या है आपका? कहाँ था भाई वोल्टेज? वोल्टेज था बैटरी का 9.6 and the charge that flowed that was 330 coulombs. ठीक है. So basically E final equals to 9.6 into 330. अच्छा थोड़ा सा इधर देखो. if you look at this, so energy अब क्या होगी? अब कम होगी, right? so असल में बैटरी में से जो चार्ज फ्लो हुआ है ऑब्वियसली उसने ये लूज किया है ना चार्ज. सो इट शुड बी ए माइनस 330 कूलम. ठीक है. या तो इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से समझ लो कि जब आप ये कर रहे थे ना
तो उधर जाके एड अप हो रहा था, तो फाइनल एनर्जी ज्यादा आ रही थी, तो गलत आई, फाइनल एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, फाइनल एनर्जी कम होनी चाहिए ना। सो बेसिकली उधर जाके ऐड नहीं होगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट ही होगा। सो बेसिकली उसका जो रीजन है, उसका जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो बैटरी ने खोया है, उसने गेन नहीं किया था, उसने चार्ज ये खोया था। डेल्टा क्यू वाज नॉट अ पॉजिटिव 330, इट वाज अ negative 330. So now 9.6 into minus 330 and then plus 2.6 into 10 power 4. If you do that, so you will get the answer 2.3 into 10 to the power 4. Right? नहीं नहीं, देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, जस्ट दैट पार्ट देखो मेरा बच्चा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लुक द थिंग, देखो मैंने भी ये गलती करी ना, आई ऑल्सो डिड दिस मिस्टेक। मैंने यहाँ पे 330 ले लिया था ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, यू कैन क्लियरली सी, अगर आप 330 ले रहे हो ना, तो ये उधर जाके आपको पता है वैसे भी एड अप होगा, दिस विल गेट एडेड अप। तो यू कैन सी कि एनर्जी क्या आ रही थी फिर उस केस में, इट वाज कमिंग आउट टू, एक बच्चा आंसर भी दिया था, इट वाज कमिंग आउट टू बी लाइक 2.9 into 10 power 4 आई, राइट। अब वो गलत आ रहा है ना, फाइनल एनर्जी ज्यादा तो नहीं होगी ना, अगर बैटरी ने एनर्जी खोई है तो फाइनल एनर्जी कम होनी चाहिए थी। सो देयरफॉर आई आइडेंटिफाइड माय मिस्टेक, कि यार मैंने मिस्टेक करी है इसका मतलब। तो वो मिस्टेक क्या थी, वो मिस्टेक ये थी भाई देखो बैटरी चार्ज गेन तो करती नहीं है जब चल रही होती है, बैटरी चार्ज लूज करती है ना। सो देयरफॉर आई हैड टू इंक्लूड अ माइनस साइन ओवर हियर। ठीक है, रिगार्डलेस अगर ये नहीं भी करते तो ये पता, ये समझ जाना चाहिए था कि भाई उधर जाके ऐड नहीं होगी, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, राइट। बिकॉज यू हैव टू टेक आउट, यू बेसिकली उसमें से कम हुआ है ना, सो ये बेसिकली समझ लो एक कम हुआ है कितना, और उसमें से आपने निकाला, दैट्स जस्ट द थिंग, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, दैट वी हैव टू वर्क आउट। या इस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से, अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करूं, ठीक है, मैं ये सारी चीजें नहीं करता, चलो ऐसा करते हैं हम ये सारी चीजें नहीं करते। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू को मैं डेल्टा ई लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं उसको ई फाइनल ई इनिशियल से नहीं खोलता। वोल्टेज इंटू चार्ज क्या है, 9.6 इंटू 330, राइट। सो दैट इज वर्किंग आउट टू बी ए, पता नहीं क्या वर्कआउट कर रहा है, 9.6 इंटू 330, अब ये वर्कआउट कर रहा है 3168 जूल्स, ऐसा ही है, इट्स वर्किंग आउट टू बी दिस मेनी जूल्स। अब ये क्या है, ये डेल्टा ई है, यानी 2.6 में से ये इतने जूल कम हुए हैं, दीज आर द डेल्टा ई दैट आर गिविंग यू द फाइनल एनर्जी। So if you want the final energy, so you have to subtract 2.6 into 10 power 4 में से इतने 3168। ठीक है, ये ज्यादा सही है। Is this more understandable? That the delta E is this। अब इनिशियल में से डेल्टा E निकाल दोगे, क्योंकि ये चेंज आया है तो नेगेटिव में ही होगा चेंज, ऑब्वियसली कम हो रहा है। So therefore you've gotten your final answer 2.3 into 10 power 4। The environmental conditions change causing an increase in the resistance of the thermistor। The environment conditions change causing an increase in the resistance of the thermistor। किसी को ये याद है कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कब करती है? When did the resistance of a thermistor increase? क्या ऐसी environment condition है जिसपे थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है? When the temperature decreases। तो बेसिकली क्या हुआ है? Basically the thing that has happened is the temperature of the thermistor, it has decreased। So the temperature of the thermistor has decreased। इस वाले पार्ट की मैं आपको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता, ये क्या था, रट्टा वाला पार्ट। ठीक है, द करंट इन द थर्मिस्टर, लेट्स डिस्कस करंट में क्या होगा। ओके, नाउ whoops, you can see that resistance has increased। इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करी है, तो कैन आई से दैट द आर इफेक्टिव ऑफ द होल सर्किट हैज इंक्रीज्ड? क्या मैं ये कह सकता हूं? कैन आई से कि इस पूरे सर्किट का जो आर इफेक्टिव है, सिर्फ इस आर के इंक्रीज होने के वजह वो भी इंक्रीज कर गया, क्योंकि सब कुछ सीरीज में था, आर प्लस आर प्लस आर। अब अगर मैं ये भी इंक्रीज हो गया तो आर इफेक्टिव ऑन द होल इंक्रीज हो गया, और अगर आर इफेक्टिव ऑन द होल इंक्रीज हो गया है, सो कैन आई से दैट द करंट हैज डिक्रीज इन द होल सर्किट? द करंट हैज डिक्रीज इन द होल सर्किट। सो द एक्सप्लेनेशन इज दैट कि भाई अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई है, उसके बढ़ने की वजह से, बिकॉज रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, इज द हिंड्रेंस टू करंट, सो बेसिकली योर करंट हैज डिक्रीज्ड। सो बेसिकली ओवर हियर टू द करंट इन द थर्मिस्टर इट हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, एंड लास्टली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्मिस्टर। तो जैसे मैंने बोला था, जिस चीज की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही हो आप उस पर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, आप इसके ऊपर बगैर सोचे समझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, इसका वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। Without looking at the current, without looking at anything else, you can make a direct comment on this। इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो इसका वोल्टेज भी, अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज तो इसका वोल्टेज डिक्रीज करना होगा।
ठीक है. So when something is happening on this, you can make a direct comment on this. So the voltage is going to increase. So there is a decrease, increase or no change. ठीक है, तो ये हो गया. Any problems with this? An isolated stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle to form nucleus Y. ठीक है. Nucleus Y and Z are isotopes of the same element. Nucleus Y and Z. ठीक है जी. Y कुछ और है, Z कुछ और है, X कुछ और है. By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or the same as the charge of nucleus Z. तो अगर Y और Z isotopes of the same element हैं, तो Y का चार्ज बड़ा होगा, कम होगा, ये इक्वल होगा टू Z. Yes, obviously. So same charge as same number of protons. And can you make a deduction about nucleus X? Y का इससे बड़ा होगा, कम होगा या ज्यादा इक्वल होगा? So X का would be lesser. नहीं, X का lesser क्यों होगा? Y का would be lesser because Y is forming after the alpha decay. ठीक है, दो प्रोटॉन Y में कम है. So basically Y would have a lesser charge as it has two less, as it has two fewer protons than X due to alpha decay. ठीक है. Yes. Use the principle of conservation of momentum to explain why nucleus Y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus X. तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करते हुए ये बताएं कि न्यूक्लियस Y स्टेशनरी क्यों नहीं होगा जैसे न्यूक्लियस X, जैसे ही न्यूक्लियस X डिके करेगा. सो व्हाई वुड Y नॉट बी स्टेशनरी? We discussed this in radioactivity. Initial momentum was 0. That is perfect. Initial momentum 0 था. The nucleus X was stationary. It was already stationary. ठीक है, तो मैंने ये याद करो, I made this small diagram for you. Nucleus X was stationary, right? उसका U 0 है, यानी initial momentum क्या है? 0 है, right? Now if it has decayed into an alpha particle that has been emitted like something like this, उसको emit करवा दिया आपने कुछ इस तरीके से, right? So लाजिमन Y को भी जो है वो कोई ना कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी एंड इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ताकि फाइनल मोमेंटम भी 0 हो सके. अगर Y को वेलोसिटी नहीं दोगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम कैंसिल आउट होके 0 नहीं, कभी नहीं हो पाएगा. सो इफ दिस हैज अ मोमेंटम लाइक दिस, Y will always have a momentum like this, so as to cancel out the momentums and have your initial momentum once again equals to a 0. ठीक है. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब ये तो इधर क्वालिटेटिवली पूछ लिया, हो सकता है कभी क्वेश्चन वगैरह आ जाए, तो घबराना नहीं है. इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो हाउ डू वी राइट दिस आंसर डाउन? एज द अल्फा particle is emitted in a specific direction, Y must gain velocity in the opposite direction so that their momentums cancel out and final momentum equals to initial momentum which is 0. ठीक है. So this is the explanation to this. ये हो गया आपका पेपर कंप्लीट विद 5 minutes to spare.